हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लोग चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपसे साक्षात्कार के प्रश्न। जुडिशरी के लिए या एपीओ के लिए जो साक्षात्कार होते हैं उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में से कुछ प्रश्न आपके लिए इस सीरीज में डिस्कस किए जाएंगे। आगे हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चलेंगे कि किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस वीडियो में, ये पहला वीडियो है सीरीज का, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो लगभग हर एस्पिरेंट से पूछा जाएगा। इसमें से एक आध क्वेश्चन आपसे जरूर टकराएगा एग्जाम में। कई जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। पहले भी हम साक्षात्कार सीरीज चला चुके हैं जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, लेकिन उसमें केवल प्रश्न बताए थे हमने, और उससे बहुत से लोगों को इंटरव्यू में हेल्प हुई। लेकिन इसमें हम प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताते रहेंगे। उत्तर में हम यहाँ पर आपको सलाह देंगे, और आपका उत्तर जो होगा वो इंडिविजुअली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बस ये एक सलाह टाइप की होगी कि ऐसा उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। साक्षात्कार में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आपसे नाम, आपका परिचय, ये सब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कुछ आयोग में आपका नाम ओपन रहता है, बल्कि अधिकतर आयोग में आपको कोड दिया जाता है। आप यूपी में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप बिहार में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको कोड दिया जाएगा, आपका नाम नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए आपसे कहा भी जाता है कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आप उसमें अपनी एजुकेशन बता सकते हैं कि मेरी आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई, आपने किस वर्ष की, इस तरीके के आंसर दे सकते हैं। आप ये नहीं बताएंगे कि मेरा नाम ये है। ठीक है, लेकिन जहां नाम ओपन रहता है वहां पे आप बता सकते हैं। वो आपको जब इंटरव्यू रूम में घुसेंगे उससे पहले पता होगा कि सामने वाले बोर्ड को आपका नाम पता है या आपको कोई कोड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी जब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपसे ये कहेंगे कि बिना नाम बताए अपना परिचय दीजिए। तो एक तरीके से वो परिचय आप तैयार कर लीजिएगा कि बिना नाम बताए आप अपना परिचय कैसे देंगे। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या बता सकते हैं। आप ये बताइए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा इस सन में इस जगह से हुई है, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, यहाँ से किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अभी मैं ये कर रहा हूँ। ये 3-4 लाइनें हैं जिनमें आप डिस्कस कर लीजिए। आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, आप न्यायिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपने पहले से इसके बारे में नहीं सोचा है तो आप इसका जवाब देने में वहां पर लड़खड़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए सबका अलग अलग आंसर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका बैकग्राउंड जुडिशरी का रहा है, तो वो बताएगा कि मैंने अपने पिताजी को या दादाजी को या परिवार में कोई है, तो मैंने उनको न्यायिक सेवा में देखा और मुझे लगता है कि मैं इसमें आके बेहतर काम कर सकता हूँ। मुझे उनका जीवन शैली जो है इस सेवा में आने के बाद बेहतर लगती है, इसलिए मैं न्यायिक सेवा में आके समाज की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि न्यायिक सेवा में नहीं है लेकिन वकालत का बैकग्राउंड रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि हमारे पिताजी इस क्षेत्र में हैं और उन्होंने मुझे प्रेरित किया न्यायिक सेवा में जाने के लिए, क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन उसके साथ एक नौकरी की आवश्यकता है जीवन यापन के लिए। तो उन्होंने प्रेरित किया कि आप न्यायिक सेवा में जाइए, वहाँ समाज सेवा और जो नौकरी के लिए जरूरी चीजें हैं वो सभी वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। आपने किसी न्यायाधीश को कहीं देखा हो किसी कार्यक्रम में, तो वो अनुभव बता सकते हैं कि उसको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी इसी तरीके से न्यायिक अधिकारी बनूंगा। इसके अलावा एक आंसर इसका ये भी हो सकता है, मैं आपको केवल सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से आंसर बना लीजिए, कि कोई घटना हो जिससे आप प्रभावित हुए हों तो उसके थ्रू दे सकते। हालांकि ये क्रॉस क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि आप अगर सेवा ही करना चाहते हैं, समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज भी है, तो वहां पे आप ये जवाब दे सकते हैं कि न्यायिक सेवा जो है उसमें जो राजनैतिक हस्तक्षेप है वह कम से कम है, और ये विशेषता मुझे आकर्षित करती है, इसीलिए मैं न्यायिक सेवा में आना चाहता हूँ। सब कुल मिला के इस क्वेश्चन के जवाब में वो आपके व्यक्तित्व को परखते हैं कि आपने कितना न्यायिक सेवा। ऐसा तो नहीं कि आपने एलएलबी की और आप तुरंत तैयारी में जुट गए जैसे सब लोग जुट जाते हैं। तो ये आप मनहा स्तर पर तैयार करके रखिएगा कि इसका आंसर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल भी बनावटी ना लगे, क्योंकि उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना। आपसे यही पूछ लेंगे कि आप बताइए कि जज की जॉब के लिए ऐसे कौन से 4 लक्षण है जो आपको प्रभावित करते हैं, तो आप वहां बता सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी है, समाज से सीधे डील करने को मिलता है, हम सीधे समाज के लोगों की सहायता कर सकते हैं न्याय देकर। तीसरा, हमको इसमें ईमानदारी से कार्य करते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस हमको प्रोवाइड करती है कि आप एक अच्छा जीवन जिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी विशेषताएं आप बता सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन कई हो सकते हैं। ठीक है, अगला है आप अभी क्या कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी बहुत सोच समझ के दीजिएगा। देखिए, 2-3 तरीके हैं। अगर मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन किए हुए टाइम हो गया है,
तो आपको ये बताना जरूरी है। मान लीजिए 2 साल हुए तो कोई बात नहीं है, आप बता सकते हैं कि मैं न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल बताने में कतई हिचकिए मत, क्योंकि न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे थे तो ये कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि सर मैंने पिछली साल ये एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अगर आपको 4-5 साल हो गए हैं, मतलब 2 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, है ना। अगर आपने एडवोकेसी की है तो आप एडवोकेसी बताइए, बट अगर आपने एडवोकेसी नहीं की है तो भूल कर भी मत बताइए कि एडवोकेसी, क्योंकि एडवोकेसी से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसमें हो सकता है कि कोई एडवोकेसी कर चुका हो, या एडवोकेसी से एक तो जज साहब ही होंगे वो अपने समय में खुद एडवोकेट रहे हो, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और फिर उनका डेली एडवोकेट से वास्ता पड़ता है, तो उनको आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वहाँ पे आप पकड़ जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट आपको सीधा आंसर देना है, आप जो भी कर रहे हैं। अब मान लीजिए 4-5 साल हो गए, लेकिन आप 4-5 साल से न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो वहां पे आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर बताइएगा, चाहे आप किसी एनजीओ में वर्क कर रहे हो या आपने हायर स्टडी की हो, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी तैयार करें, मान लीजिए आपने ये कहा कि मैं कहीं जॉब कर रहा था, या आप मान लीजिए आप एलएलबी है, एलएलएम है, तो आप कह सकते हैं कि मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। तो ये काउंटर क्वेश्चन खुद सोचिए कि आपके सामने कोई आंसर दे रहा है तो आप उस पर क्या काउंटर क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से ये आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको पता है न्यायिक सेवाओं में सुविधाएं कम, काम अधिक रहता है, क्या आपके लिए संभव होगा कि आप ऐसी परिस्थितियों में अपने पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सकें। बहुत किताबी भाषा हो गई है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बहुत सिंपल सी चीजें पूछेंगे कि ये बताइए कि न्यायिक सेवा है, यहाँ पे आपको पता है काम बहुत ज्यादा है, बताते हैं कि बहुत ज्यादा केस का वर्कलोड रहता है, ये तो जानकारी में होगा आपके, तो आप क्या सही से काम कर पाएंगे, प्रेशर तो नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसी स्थिति में बताइए कि सर मुझे ये लगता है कि मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी एक विशेषता रही कि चाहे प्रेशर कितना भी हो, मैं अपने कार्य को पूरी तरीके से करने में कोशिश करता हूँ, और हमेशा मैंने जो प्रेशर की सिचुएशन मेरे सामने आई उसमें मैंने बेहतर परिणाम ला के दिए। तो आप वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रेशर की सिचुएशन सामने आई, तो आप कोई या तो आपके अपनी लाइफ का कोई एग्जाम्पल दीजिए कि किसी प्रेशर सिचुएशन में आपने बेहतर रिजल्ट दिया, और अगर कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा तो फिर यही बताइए कि सर हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, हर जगह पे प्रेशर इतना मत बताया जाता है कि ये लगता है कि बस इस एग्जाम में कैसे भी पास हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में पूरा माहौल दबावपूर्ण होता है, लेकिन मैंने फिर भी अपने तरह से बेहतर तरीके से संयोजन बनाते हुए धैर्यपूर्वक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो मुझे लगता है कि मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा इसी में एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या आप ऐसी परिस्थितियों में पदीय कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इस पर आपसे डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछा जाए, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि देखिए न्यायिक सेवा में सुविधाएं तो बहुत कम है, तो ऐसी परिस्थिति में आप काम कर पाएंगे, तो आप बताइए कि सर मैं सुविधाओं के लिए आ ही नहीं रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं समाज की सेवा कर पाऊँ, और न्यायिक कर्तव्य करते हुए, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मैं समाज के लोगों का हित कर पाऊँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किन सुविधाओं में रह रहा हूँ या किस परिस्थिति में रह रहा हूँ, मुझे अगर सही से कार्य करने को मिलेगा तो मैं उससे मुझे संतुष्टि मिलेगी, और मुझे सुविधाओं की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती। मेरी इच्छाएं जो हैं वो बहुत सीमित हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस से इसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और आंसर सूझता है या आपको कोई आंसर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी अपनी राय देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपके न्यायालय में कई तरीके के लोगों से व्यवहार रहेगा तथा कई बार ऐसी बातें भी होंगी जो आपको परेशान करेंगी, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन है तो कहिए कि सर जब परेशान करने वाली बातें हैं तो उसमें यह है कि मैं बहुत धैर्यपूर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी कार्य को बहुत संयोजन बनाकर करता हूँ, मैं ना तो परेशान होता हूँ ना ही हड़बड़ाता हूँ। तो कोर्ट में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे मेरे ऊपर प्रेशर पड़ेगा या मुझे परेशानी होगी तो भी मैं उसको हैंडल कर ले जाऊंगा, ये मुझे विश्वास है। इतना आंसर देना पर्याप्त होगा, बहुत ज़्यादा भी मत बोलिएगा और बहुत कम भी मत बोलिएगा। ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब आपसे ये वो जानना चाहते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप उसका उनको विश्वास दिलाइए कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अगर वो पूछते हैं कि बताइए कोई ऐसी परिस्थिति रही है, तब आप कोई परिस्थिति बताइएगा जो आपके साथ रही हो। और हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं और उनसे सभी लोग
हैंडल भी करते हैं तो वो बता सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई अधिवक्ता पक्षकार गलत बातें करता है तथा जोर जोर से चिल्लाए और न्यायालय के कार्य में बाधा डालने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि सर अगर पूरी तरीके से धैर्य रखने के बाद भी कोई अधिवक्ता गलत बात कर रहा है या जोर जोर से चिल्ला रहा है तो ऐसी स्थिति में हम आईपीसी की धाराओं का और न्यायालय अवमानना अधिनियम के इन सब का सहायता लेंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आईपीसी की किस धारा में आप कार्रवाई करेंगे या मतलब कहना सीआरपीसी या अवमानना अधिनियम कैसे आप इसमें प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए आप फिर उसकी जो धाराएं हैं, रिलीवेंट धाराएं हैं, वो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपका चयन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। और ये क्वेश्चन 90 नहीं कहेंगे लेकिन 70 to 80% लोगों से पूछा जाता है ताकि वो जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जाम के बारे में। तो आप अगर आपका पहला अटेम्प्ट है ना, दूसरा अटेम्प्ट मतलब अगर लास्ट अटेम्प्ट नहीं है तो आपका आंसर आप इस तरीके से दीजिएगा कि सर मुझे तो बहुत विश्वास है कि मेरा चयन हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर किसी वजह से मेरा चयन नहीं होता तो मैं फिर से पूरी मेहनत करूंगा और अपनी जो भी छोटी मोटी कमी रह गई होगी उसको सुधार करके फिर से मैं प्रयास करूंगा कि मैं चयनित हो जाऊं। तो ऐसी स्थिति में वो ये आपसे कह सकते हैं कि आप इतने वर्ष तैयारी कर चुके हैं, आगे तैयारी करेंगे और समय लगेगा, तो कहिए कि सर साथ में मैं कुछ ऐसा व्यवसाय भी देखूंगा जिससे मैं पढ़ाई भी कर सकूं और मैं उधर भी अपना काम कर सकूं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसी, फिर लास्ट में भी कह सकते हैं अगर काउंटर क्वेश्चन है कि सर मुझे उम्मीद है कि ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं और मैं चयनित हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आप मतलब अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में है, थर्ड अटेम्प्ट में है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले अटेम्प्ट में नहीं पूछा जाएगा। यदि आप दोबारा भी चयनित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? मान लीजिए आप पहला अटेम्प्ट दे चुके, चयनित नहीं हुए, दोबारा देने गए, फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि दोबारा चयनित नहीं हुए तो क्या करेंगे। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दीजिए कि सर पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था, मेरी साथ कुछ कमियां थी, वो शायद मैंने दूर कर ली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं चयनित हो जाऊंगा, ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। अब इसके बाद आप चुप हो जाइए। अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर भी अगर मान लीजिए नहीं चयन हुआ तो क्या करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर तैयार होना चाहिए कि आप क्या व्यवसाय करेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जो कुछ भी आंसर इसका देना चाहें, लेकिन कहिएगा कि उसके साथ मैं सर अगले प्रयास के लिए तैयारी करूंगा। ठीक है, अगर आप पीसीएसजे का दे रहे हैं तो आप, और लास्ट टाइम में तो आप एचजेएस के बारे में भी कह सकते हैं कि मैं व्यवसाय के साथ साथ इसके लिए तैयारी करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप क्रिमिनल साइड से ही प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ये तब होता है जब आपसे पूछा गया आप क्या करते हो और आपने कहा कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो आपसे पूछेंगे क्यों प्रैक्टिस करते हैं, किस साइड से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने बताया सिविल या क्रिमिनल। तो ये दोनों के लिए क्वेश्चन है। सिविल, अगर आप सिविल साइड से प्रैक्टिस करते तो आपसे पूछा जाएगा सिविल साइड से प्रैक्टिस क्यों करते हैं, और क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस क्यों करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप सिविल साइड से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बताइएगा कि सर मेरा इंटरेस्ट सीपीसी में ज़्यादा रहा है और मैं चाहता हूं कि जो सीपीसी के प्रावधान है उसी में आगे प्रैक्टिकल वर्क कर सकूं, इसलिए मैंने सिविल साइड चुनी। और सिविल के केस में रिसर्च की जरूरत पड़ती है, सिविल के केस में धैर्य के साथ पूरा रूलिंग और उन सब का प्रयोग करते हुए धीमे धीमे केस बढ़ता है, लेकिन उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं चाहता था कि मैं सिविल में पारंगत हो जाऊं, इसलिए मैंने सिविल साइड से, सिविल मुझे इसलिए आकर्षित करता था, इसमें रिसर्च की ज़रूरत है। तो वो ठीक, अगर आप क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि सर प्रारंभ में सिविल साइड से प्रैक्टिस करने पर धीमे धीमे ग्रोथ होती है, लेकिन क्रिमिनल साइड में बेल है और भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स है तो इसमें जल्दी सीखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं क्रिमिनल लॉ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैंने क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस करना चुना है। तो दोनों का आंसर जैसा भी आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देने की कोशिश करेंगे, पहले से तैयार कर लीजिएगा। विधि व्यवसाय ही क्यों नहीं करते? मान लीजिए आपने कोई ऐसा प्रोफेशन बताया कि मैं ये करता हूं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर प्रैक्टिस में कोई बैकग्राउंड नहीं था और मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, इसके साथ अगर मैं प्रैक्टिस करता तो पूरी तरीके से उसके साथ न्याय नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे न्यायिक सेवा में भी वक्त देना पड़ता है, इसलिए मैंने ये दूसरा विकल्प चुना, इसलिए मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बता दीजिए कि सर मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तभी ये क्वेश्चन आपसे आएगा ही नहीं। मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका आपके पास रीजन होना चाहिए कि आप एलएलबी कर लिए हैं, एलएलएम कर लिए हैं, या फिर एलएलएम नहीं किए हैं, तो आपको 2 या 3 साल हो गए तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे। तो आप बता सकते हैं कि सर प्रैक्टिस करने में ये बाधाएं हैं और
सबसे बड़ी बाधा समय की होती है, समय कम मिल पाता है, और अगर मैं वहाँ समय नहीं दूंगा तो उस कार्य के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कार्य करूँ उसके साथ न्याय कर पाऊँ, इसलिए मैं विधि व्यवसाय ना करके सीधे ही न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। अगर वक्त ज़्यादा हो गया तो आप दूसरा कार्य बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीर छीर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, हालांकि अब तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि नीर छीर क्या है। तो नीर छीर क्या है, ये कहावत होती थी कि नीर छीर अलग करना, ठीक है। नीर मतलब क्या होता है, पानी, और छीर मतलब होता है दूध। दूध और पानी को अलग किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये कहावत क्यों थी और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है न्याय और अन्याय को, दो विपरीत प्रकृति वाली चीजों को अलग करना, ठीक है। तो न्याय और अन्याय को अलग करना, या दूध का दूध पानी का पानी करने का क्या तात्पर्य है? तो इसका भी मतलब यही है कि न्याय और अन्याय को, सत्य और असत्य को अलग करना, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि न्यायिक सेवा में इसका क्या काम है नीर छीर का? तो क्या आप बताएंगे कि सर न्यायाधीश को हर एक समय दो पक्षकार होते हैं, और दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है या कौन सच बोल रहा है, किसकी तरफ न्याय का पलड़ा झुका हुआ है, ये निकालना पड़ता है। मतलब नीर छीर में विभेद करना पड़ता है, और ये न्यायिक अधिकारी का प्रतिदिन का लगभग काम होता है। तो इसलिए तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि निरक्षीर विवेक करने की आप में क्षमता है? तो आप बताइए कि सर हाँ बिल्कुल मुझ में क्षमता है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैं न्यायिक अधिकारी के रूप में निरक्षीर विवेक का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने लगभग कॉमन क्वेश्चन जो थे वो मैंने बता दिए। अगर आपको लगता है कि कोई कॉमन क्वेश्चन छूटा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कि ये क्वेश्चन छूट गया, मैं उसका भी आंसर दूंगा। और कोई मन में प्रश्न है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जिक्र कीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियो और आए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप बताएंगे तभी हम आगे के वीडियो इस तरीके के लाएंगे। और कोई कमी इस वीडियो में लगी हो तो वो भी बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।